गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। आ जाओ जल्दी। हमारा जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। देखिए अभी तक आप लोग 11th क्लास में जो पढ़ रहे हो ना, वो सब पार्टिकल डायनामिक्स था। क्या था? जैसे किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो मोशन कर रहा है, जैसे वर्क एनर्जी पावर आपने देखा। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ कंसिडर करें तो वो क्या है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। जैसे अगर आप इस चौक की बात करो, ये चौक भी एक क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। में बहुत सारे पार्टिकल्स का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो अभी तक जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो पार्टिकल डायनेमिक्स के अंडर आता है। किसी पार्टिकल पे जैसे आपने एनएलएम में क्या पढ़ा कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से आपने चीजें पढ़ी है। उसी तरह से जैसे किसी पार्टिकल पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो आपने क्या कहा कि किसी पार्टिकल पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं, उन सब पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का नेट फोर्स का वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कहीं पे एनालिसिस किया कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि अगर द पार्टिकल इज मूविंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, तो वहां पर आप एनर्जी क्या कर पा रहे थे? कंजर्व कर पा रहे थे। तो अभी तक आप सारी बातें ना किसी पार्टिकल पे बात कर रहे थे या किसी पॉइंट मास के बारे में बात कर रहे थे। पार्टिकल वो जो जिसका डायमेंशन क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल हो, उसका कुछ मास हो, तो हम लोग उसको पार्टिकल या पॉइंट मास कहेंगे। क्लियर है? लेकिन इस चैप्टर से आपकी शुरुआत होने वाली है कि आप किसी एक्सटेंडेड सिस्टम को भी एनालाइज करेंगे। जैसे अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, तो जो बॉटल है इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस का कॉम्बिनेशन है। तो यहां से जो आगे आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं। और उसमें एक सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर जो है उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर का अगर मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू बताना चाहूं, थ्रू आउट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि चैप्टर के साथ साथ ही आपको समझ में आएगा कि क्या है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आप लोगों ने इस तरीके की है क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ होता है, कभी सुना है क्या? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, या हम कब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, या और भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो बाय द टाइम आपको समझ में आएगा। अभी मैं बोलूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी हम लोग सबसे पहले किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब आप अभी तक आप पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, अब इस चैप्टर में
एक हाइपोथेटिकल पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा। किसके बारे में? हाइपोथेटिकल पॉइंट। जैसे मेरे पास कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने ये कहा कि मेरे पास एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास सपोज मेरे पास m2 है, एक पॉइंट मास, ये बहुत छोटे हैं ना, m1 m2, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? पॉइंट मासेस। सपोज ऐसे n आपके पास पॉइंट मासेस है। आपको पता है ये जो पॉइंट मासेस मैंने दूर दूर रखे हैं, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे कि ये हमारा डिस्क्रीट मास का सिस्टम है। कैसा? डिस्क्रीट, अलग अलग। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ये चौक, या अगर हम बात करें कि इस बॉटल के बारे में, तो ये एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा? तो पहले बात आपको समझ में आ रही है कि जो मैं पॉइंट मासेस का सिस्टम कह रहा हूं, ये हमारा एक डिस्क्रीट पॉइंट मासेस का सिस्टम है। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम है। लेकिन अगर इस चौक की बात करें तो एक के बाद एक पार्टिकल रखा हुआ है क्या? तो ये एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अभी ना इस चैप्टर में फिलहाल हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेंगे, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको बाय द टाइम समझ में आएगा वन बाय वन। अभी तो हम कम से कम 2 लेक्चर तक ये क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हम उसके बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, फिर इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है, और ये फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। भाई अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। इवन इसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें भी सेंटर ऑफ मास पूरा पूरा यूज होने वाला है। बात समझ गए? तो अभी ध्यान से समझना आप लोग, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। ठीक है, अब वो हाइपोथेटिकल पॉइंट कैसा है? तो जैसे मेरे पास ये कुछ n पॉइंट मासेस हैं, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सिस्टम है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उसमें एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। उसमें एक हाइपोथेटिकल रिमार्केबल, मैंने वर्ड क्यों यूज किया रिमार्केबल, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाली है। लेकिन वो पॉइंट कैसा है? हाइपोथेटिकल। वहां पर कुछ भी नहीं है, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो होता है, उसमें एक रिमार्केबल हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। और इस पॉइंट के बहुत सारी इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिक्स को बहुत ज्यादा करने वाली है। समझ? देखिए फिजिक्स में इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली। अभी तो मैं हैंड टू हैंड आपको नहीं बता सकता कि ये इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे सर ये इसका क्या मतलब हुआ। तो हम उन सब चीजों के बारे में वन बाय वन टेक्निकली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास कुछ पॉइंट मासेस का सिस्टम है, ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है। इस सिस्टम में एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिसका नाम क्या रखने वाले हम लोग? सेंटर ऑफ मास। और कई बुक्स में आपको सेंटर ऑफ इनर्शिया भी पढ़ने को मिल सकता है। समझ में आई बात? तो वो जो हाइपोथेटिकल पॉइंट है ना, वो इस सिस्टम में जहां पर भी होगा, अभी हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि वो जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो जैसे मेरे पास ये कुछ n पार्टिकल्स का सिस्टम है, m1 m2 m3 m4 mn। तो ये मैंने एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, याद रखना वो पॉइंट कैसा हाइपोथेटिकल है। ये मैंने आपको कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जहां से आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट मासेस का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने यहां से इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिया, x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, इसका x3 y3 z3। तो इसके करस्पॉन्डिंग इन पॉइंट्स के मैं पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं। तो मैंने m1 का पोजीशन वेक्टर क्या कहा है? x1 y1 z1 के करस्पॉन्डिंग मैंने इसको r1 वेक्टर कहा। इसी तरह से m2 के लिए क्या कहा मैंने? r2। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना। इधर ये मेरे पास तीसरा पॉइंट मास है, उसको मैंने कह दिया कुछ r3, इसका पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली ये मेरे पास r4 है, एंड सो ऑन, ये आपके पास rn वेक्टर हो गया। ओके,
ये मैंने पोजीशन वेक्टर बना दिया है तो थोड़ा सा आपको कंजस्टेड दिखाई दे रहा है, वरना आपके लिए सिंपली क्या है, ये n पार्टिकल्स का सिस्टम है और इसमें एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। याद रखना वो हाइपोथेटिकल पॉइंट अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आपके सामने आएगी और जब ये चैप्टर एंड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों पढ़ाया गया ये सब। समझ गए? तो उस हाइपोथेटिकल पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ये n पार्टिकल्स का सिस्टम है, ठीक है, तो मैंने उनके क्या बना दिए, R1 R2 R3 Rn सबके पोजीशन वेक्टर है। तो वो हाइपोथेटिकल पॉइंट सपोज यहां कहीं पे है, जिसका नाम हमने रखा है क्या, सेंटर ऑफ मास। तो उस सिस्टम का ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। और पता है उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो उसकी डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या है, आरसीएम वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर, मतलब आपको पहले वाले पॉइंट मास से उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, प्लस m2 r2 वेक्टर, अभी आप लोग ध्यान से सुनो, m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन करते करते हम क्या करेंगे, mn rn वेक्टर और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसलिए आप अभी कुछ मत बोलो, आपको पता नहीं है इसके बारे में कि ये क्या है, अभी सारा काम मेरा है कि ये क्या चीज है, ठीक है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में इस चीज को, तो इसको समझना है कि क्या चीज है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल, मैंने ऐसे जाके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है पता है, जहां पे मैंने जो पॉइंट लगाया कि ये सेंटर ऑफ मास है, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे डिफाइन होगा, कैसे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। मतलब अगर n पार्टिकल है तो सबका m1 r1 ऐड करना है और डिवाइडेड में आपको टोटल मास ऑफ द सिस्टम करना है। तो मुझे पहले ये बताओ, इस इक्वेशन से क्या कोई पोजीशन वेक्टर ही निकल के आएगा, जैसे r1 r2 r3 एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ऊपर m1 m2 m3 कंसर्न मल्टीप्लाई होता जा रहा है और डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो मास से मास तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है और उसको हम कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन वेक्टर किसका है, सेंटर ऑफ मास, और वो हाइपोथेटिकल पॉइंट है। तो उस हाइपोथेटिकल पॉइंट को हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये यहां पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये निकालेंगे। तो याद रखना ये जो आपको लिखा हुआ है ना, ये उस हाइपोथेटिकल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्या है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, तो उस पॉइंट की ये डेफिनेशन आएगी। आपके माइंड में आ सकता है कि सर यही कैसे आ गया, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि फिजिक्स में कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व हुई कि इस तरह से अगर हम किसी हाइपोथेटिकल पॉइंट की बात करते हैं, इस हाइपोथेटिकल पॉइंट का फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आई? वरना आपके माइंड में आ सकता है कि सर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2m1 r1 2m2 r2 ऐसे करके डिवाइडेड बाय 3m1 प्लस 3m2 ऐसा कुछ कर देता हूं, तो उससे भी कुछ निकल के आएगा, लेकिन उसका फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंस। तो अगर आप एक हाइपोथेटिकल पॉइंट किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं और उसका डेफिनेशन है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम से आपने डिवाइड कर दिया। तो मैं सिंपल वे में पता है क्या कहना चाह रहा हूं, इस डायग्राम के अलावा ऐसे समझो, हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास कुछ n पार्टिकल्स के सिस्टम थे, अभी r1 r2 r3 हम बना चुके हैं, ठीक है। अब मैं सीधा सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, तो ये जो सिस्टम है m1 m2 m3 m4 mn, इस सिस्टम से रिलेटेड एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। उसका मान लीजिए ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो उसका पोजीशन वेक्टर अबव इक्वेशन से डिफाइन किया जाएगा, ओके।
तो ये आपका आरसीएम वेक्टर है। ध्यान रखना आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास का, लेकिन आप डिस्कशन किसका कर रहे हो, इस पॉइंट के बारे में। इस पॉइंट की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आने वाली। तो एक बात बताइए, ये पॉइंट इन मासेस से रिलेटेड कैसे हुआ? क्या हम इस फॉर्मूले से एस्टिमेट करेंगे? तो m1 r1 वेक्टर यानी पहले वाले मास के पोजीशन वेक्टर, तो m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। तो इन मासेस से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो हाइपोथेटिकल पॉइंट है, उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। इसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आने वाली हैं ना। इस इक्वेशन से हम क्या क्या इवॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसकी प्रॉपर्टी मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, वो आपको 2-3 लेक्चर के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां पर है। इतनी बात समझ में आई? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। जैसे आप समझो कि ये सारे पार्टिकल रखे थे और आप कह रहे हो सर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, जैसे इस फॉर्मूले में रख के एक पोजीशन वेक्टर निकलता है और आप जाके उस पॉइंट को कहते हो कि सर ये है सेंटर ऑफ मास, जबकि वहां पर कुछ है क्या? नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन पता है इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आने वाली हैं आगे चल के। तो मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इन पार्टिकल्स की जगह बदल दूं, थोड़ी देर के लिए इन पार्टिकल्स की जगह बदल दूं, तो इस फॉर्मूले से मेरे पास कोई नया आरसीएम वेक्टर आ सकता है? कोई नया आरसीएम वेक्टर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगा ही, अभी मैं जस्ट इतना बोल रहा हूं कि कोई नया आरसीएम वेक्टर आ सकता है। तो इस फॉर्मूले से जो पॉइंट आएगा, हम हर बार उस पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आई है नहीं? तो इस हाइपोथेटिकल पॉइंट का नाम हमने रखा है सेंटर ऑफ मास, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहां पर है उसको कैसे पता लगाएं। इस सेंटर ऑफ मास की अभी आज ही मैं आपको कई सारी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, जो कैसे उनको हम डिस्क्राइब करेंगे और कंसर्न वे में फिर आगे ये फिजिक्स में कैसे इंपॉर्टेंस रखेगा, यही ये पूरा चैप्टर है ओवरऑल। बात समझ गए क्या? तो अभी आपके सामने एक हाइपोथेटिकल पॉइंट आया है। ये हाइपोथेटिकल पॉइंट कैसे है पता है? आपके पास ये पांचों थे, आपने इस फॉर्मूले में रख के एक पोजीशन वेक्टर निकाला और आप इस ओरिजिन के कंसर्न यहाँ पे जाके कह रहे हो कि सर ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ। वहां कुछ है क्या? नहीं है, लेकिन इस पॉइंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी और ये पॉइंट हमारे पार्टिकल से रिलेटेड है। ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये सब कैसे मासेस हैं? पॉइंट मासेस। ये मेरा एक डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम है। अभी आप देखोगे चैप्टर में डिस्क्रीट से हम धीरे धीरे कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि एक रिंग, वो एक कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी चीजों के लिए हम सभी के लिए पहले सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले आप इसके लिए 2 लाइन लिखिए कि एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इट हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन वो है क्या, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं इसी इक्वेशन से निकालने वाला हूं सारा कुछ। ठीक है, तो नीचे लिखिए एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैव अ रिमार्केबल पॉइंट, हैव अ रिमार्केबल पॉइंट called as center of mass, called as center of mass whose position vector is defined as ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आरसीएम वेक्टर इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 डैश डैश, और ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं आपको।
किसी के माइंड में आ रहा हो कि सर हम तो और भी कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो प्रॉपर्टी शायद हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन इससे जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। याद रखना है, जो आपका डायग्राम बनाना पड़ेगा C1 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको पहला वाला पार्टिकल उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा r2 वेक्टर है, इस तरह से। तो जो भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम से आप उस पॉइंट को एस्टिमेट करके बता रहे हैं, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये r1 r2 r3 सब वेक्टर है ना, ऐसे बनाना। ये देखो मैंने एरो बना रखा है, ये सब वेक्टर्स हैं, ढंग से बनाना, सिर्फ ऐसे लाइन नहीं खींचना है। इस चैप्टर में आप जितना लॉजिकल रहोगे सोचते वक्त, जितना मैथमेटिकल एनालिसिस पे ध्यान दोगे, उतना ये चैप्टर सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा। फील करने की जरूरत नहीं है, अभी हम बिल्कुल एक एक चीज टेक्निकली बताएंगे कि कैसे क्या होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? तो एक बात बताइए, अगर मैं पहले वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स कह देता हूं कि मेरा m1 जो है वो किसी x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट पे है, तो इसका r1 वेक्टर क्या हो जाएगा? xi कैप x1i प्लस y1j प्लस z1k, यही ना। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल को अगर आप x2, y2, z2 पे रखते हैं, तो ये मेरे पास क्या आएगा? x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2 एंड सो ऑन। आपके पास rn वेक्टर होगा, दैट इज xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस, अच्छा मैं ना इसको यहां पे रख रहा हूं, x1i प्लस y1j प्लस z1k, फिर x2i प्लस y2j प्लस z2k, इसको पूरा रखेंगे। तो मुझे बताइए यहां से अगर मैं i कैप की बात करूं तो उसमें क्या निकलेगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, है ना, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो वो क्या होगा पता है? जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट, जैसे आरसीएम उसका वेक्टर है तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैं यहां रख के वापस लिखना नहीं चाह रहा हूं, डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? माय एक्सियम इज व्हाट? m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन mn(xn) डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यहां रखेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो पहले क्या होगा? m1x1 यहां से आएगा, यहां से m2x2, यहां से m3x3, और फिर उसमें टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो i कैप का कोएफिशिएंट ये आने वाला है। सिमिलरली व्हाट विल बी योर ycm, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन mn yn divided by total mass of the system. And similarly what will be your zcm? m1 z1 plus m2 z2 and so on mn zn divided by m1 plus m2 plus mn। ये मेरे पास एक्सियम, वाईसीएम, जेडसीएम आ गया। इसका मतलब पता है क्या है? एक्चुअल में ये ऐसे है, आपका जो आरसीएम वेक्टर आया था वो ऐसे है, एक्सियम इंटू आई कैप, एक्सियम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप
प्लस ZCM K कैप है। तो ये हमने जो पूरा एस्टिमेट किया है ना यहाँ पे X1 Y1 Z1 IJK के फॉर्म में रखे, तो उससे मेरा XCM YCM ZCM आया। तो फिलहाल तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है कि आप XCM YCM ZCM कैसे निकालेंगे। और आप अगर डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर से यूज कर लो तो डायरेक्ट आपके पास सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर, और उसके जो IJK में जो भी आप 3 निकालोगे वो उसके अपने कोएफिशिएंट हो जाएंगे कि XCM कितना है, YCM और ZCM। तो ये आपके पास एक पॉइंट मास सिस्टम था n पार्टिकल्स का, और मैंने पूछा कि भाई उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाहो, चाहे आप उनका XCM YCM ZCM निकालना चाहो, ये फॉर्मूले आपके पास है। ठीक है, अब देखो अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये आपको कैलकुलेशन करवाएगा किसी सिस्टम का कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो उस सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और वो कहां पर है वो भी हमें ढूंढना है। समझ गए क्या? तो सबसे पहला जो हमारा यहां पर रिमार्क आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट मास इज ऑन द पॉइंट मास इटसेल्फ। क्या कहते हो? ये कोई ऑब्वियस बात नहीं है। मैंने एक पॉइंट मास रखा और मैंने कहा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास। अब तुरंत कहां चले गए आप, कहां चले गए फॉर्मूले में। फॉर्मूला कहता है M1R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 आती है। तो जब पार्टिकल ही एक ही है, एक ही पार्टिकल है, तो M1 इंटू R डिवाइडेड बाय M, M से M कट गया, यानी एक पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो आज से ये विजुलाइज करना कि अगर हम किसी पॉइंट मास की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी की लोकेशन पे होता है, और नो। अब दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। जरा देखते हैं ये कहां पर है, इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और पता करते हैं ये कहां है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट मास दिए, सपोज M1 यहाँ है, M2 यहाँ है। इधर देखिए, तो ये मेरे पास M1 है और ये M2 है, और मैंने कहा बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ, सिस्टम कहने का मतलब इन दोनों को एक साथ बोल रहे हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। तो मुझे क्या लेना है, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां से मैं पहले वाले पार्टिकल को क्या देने वाला हूं, पोजीशन वेक्टर। ओके, फिर ये आपका दूसरे पार्टिकल को मैंने क्या प्रोवाइड किया, R2 वेक्टर। ओके, देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आने वाला है। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, दिस फॉर्मूला वुड बी योर RCM वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये जो पॉइंट आएगा वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ आप बताने वाले हो कि ये यहां पर है सर। देखते हैं कहां आता है। तो मुझे बताइए ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो एक बात बताइए, या तो मैं यहाँ वैल्यू रखूं फिर सॉल्व करके पता लगाऊं कि वो कहां पर है। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले से ही पता लगा रहे हैं कि ये कहां है। देखो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा बताओ, RCM इंटू M1 प्लस M2 इक्वल्स टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। ओके, अच्छा इधर मैं क्या कर रहा हूं, M1 एक साथ ले रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, इधर ले जाने पर M1 इसका मल्टीप्लायर क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, यस और नो, प्लस M2 वेक्टर, M2 इंटू R2 वेक्टर माइनस RCM। पहले बताओ ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि इसका प्लस इसका सम 0 आना चाहिए, यस और नो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा M1 इंटू
R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, ओके, इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2 इंटू R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, ओके। चलिए एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास, यहाँ माइनस है बीच में, ओके। इसको एक स्टेप और लिखते हैं, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या है मेरे पास, R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर, एक मिनट, ये R1 माइनस RCM और ये R2 माइनस RCM। मैं आगे नहीं चेंज कर रहा हूं, पहले मुझे ये बताइए कितने लोगों को इस एक्सप्रेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि R1 माइनस RCM और R2 माइनस RCM अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। R1 माइनस RCM एंड R2 माइनस RCM, बाहर माइनस है, तो अगर इसको A वेक्टर बोलते हैं और इसको B वेक्टर बोलते हैं, तो क्या ये अपोजिट वेक्टर है? ओके, तो R1 माइनस RCM और R2 माइनस RCM अपोजिट वेक्टर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि मेरा जो R1 माइनस RCM क्या है। तो एक बात बताइए, सपोज ये आपका M1 यहां रखा है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और सपोज इस पॉइंट पे COM आता है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलोगे आप? RCM। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि R1 में से RCM माइनस करने पे क्या आएगा, तो मुझे पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास से M1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होगा वो R1 माइनस RCM होगा। क्या कहते हो? कैसे पता? एक मिनट, इस RCM वेक्टर प्लस R1 माइनस RCM, क्या ये दोनों वेक्टर एडिशन की तरह रखे हैं? इससे R1 आएगा, तो मेरे पास रिलेशन आ रहा है RCM प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी ये वेक्टर मेरे पास है R1 माइनस, तो क्या कहते हो, ये R1 माइनस RCM जो है ना, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मास टू द पार्टिकल 1। हाँ, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? देखो, एक आप पार्टिकल ले रहे हो पॉइंट मास, तो मुझे बताओ उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो एक पॉइंट मास यहां पर है और कोई नहीं है सिस्टम में, तो फॉर्मूला कैसे है बताइए? ये M1 हो गया और इसका R1 हो गया, तो फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? M1 R1 अपॉन M1, यही है ना फॉर्मूला? कहां आएगा? R1, यानी जो पार्टिकल की पोजीशन है वही क्या है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। समझ गए? अच्छा, अभी इधर देखो, अभी सेकंड पार्ट तो चल ही रहा है इसमें, तो देखो मैंने क्या किया, RCM को लिखा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन टोटल मास, फिर उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया देखो, वहां से मेरे पास एक रिलेशन आया M1 इंटू R1 माइनस RCM, और इधर क्या आया? माइनस ऑफ M2 इंटू R2 माइनस। अब मैं ये समझा रहा हूं कि R1 माइनस RCM क्या है, तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर ये RCM हो और ये R1 हो, तो R1 माइनस RCM किसको ज्वाइनिंग वेक्टर है? सेंटर ऑफ मास से M1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो इसी तरह से R2 माइनस RCM क्या है? सेंटर ऑफ मास से M2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पर होना चाहिए, इधर देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पर होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर और सेंटर ऑफ मास से 2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो। यस और नो? लिखो मत, कनेक्ट करो, पहले सब्जेक्ट के साथ जोड़ो। मेरे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए मुझे पता करना था, मुझे पता चला कि सेंटर ऑफ मास वहां होना चाहिए जहां से R1 माइनस RCM और R2 माइनस RCM अपोजिट हो। तो मुझे यहां से पता चल रहा है कि 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसकी लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं होना चाहिए। कैसे? अगर मान लो यहां रख दें, तो क्या आपको लगता है R1 माइनस RCM और R2 माइनस RCM अपोजिट होंगे? क्या नहीं होंगे। ये कहां पॉसिबल है? अगर M1 M2 की लाइन ज्वाइनिंग पे सेंटर ऑफ मास हो, तो हम पता कर लेंगे कि कहां पर है। तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे सपोज यहां है, ध्यान से देखना, अभी जल्दीबाजी नहीं, सेंटर ऑफ मास यहां है इस सिस्टम का, ये तो समझ में आया। इससे ये क्या चीज बता रहा है? ये है R1 RCM। अभी लिखो मत, जो लोग भी लिख रहे हैं लिखना बंद कर दो। इसके बाद इधर R2 माइनस, मुझे इसी इक्वेशन से पता चला है
कि ये दोनों कैसे वेक्टर आएंगे, अपोजिट, और ये अपोजिट ऐसे ही किसी सिचुएशन में हो सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास की अभी लोकेशन तो कहीं भी हो सकती है, अभी हमने उसको फिक्स नहीं किया। तो मुझे बताइए अगर मैं इस एक्सप्रेशन में मॉड ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने पे क्या आएगा, m1 इंटू मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस rcm। ओके, दिस इज इक्वल टू, इधर मॉड लेंगे तो m2 तो पॉजिटिव वैल्यू है, और इधर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस, अब मुझे ये बताओ क्या ये चीज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल दूं हम? भाई ये वेक्टर तो हुआ r1 माइनस rcm, और इसका मैग्नीट्यूड क्या ये दूरी होगी, और ये r2 माइनस rcm भी क्या है, ये डिस्टेंस है। यस और नो? इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि यहां से यहां तक जो सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी अगर d1 कहें हम, तो क्या ये d1 लिखा हुआ है, और ये d2, तो ये यहां से इसकी दूरी d2। तो सेंटर ऑफ मास m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 सेटिस्फाई कर रहा है इस केस में। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बनाते हैं। ये लैंग्वेज क्या कह रहा है, हम 2 पॉइंट मास सिस्टम का क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। हमें पता चल गया कि ये लाइन ज्वाइनिंग पे बीच में कहीं है, और उसके साथ साथ ये भी पता चल गया कि वो एग्जैक्ट लोकेशन में अगर d1 d2 डिस्टेंस पर हो, तो d1 d2 में क्या रिलेशन है, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। यस और नो? तो एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, मुझे बताइए जो d1 और d2 है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या इनके बीच की दूरी आ जाएगी? तो मुझे ये पता चल रहा है कि द रेशियो ऑफ d1 बाई d2 इज m2 बाई m1, m2 बाई, इससे लैंग्वेज क्या बनेगी पता है, कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो लाइन ज्वाइनिंग पे ऐसी जगह पे है, लाइन ज्वाइनिंग पे ऐसी जगह पर है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, उसकी डिस्टेंस इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास होती है, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। मतलब m1 से cm की दूरी अपॉन m2 से cm की दूरी, वो मासेस के इनवर्स रेशियो में होता है। यस और नो? तो ये रिलेशन ध्यान रखना, यहां तक तो ये वेक्टर इक्वेशन चल रही है, और इसको हमने मैग्नीट्यूड में क्रिएट कर दिया। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि आपके 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है। अब बार बार फॉर्मूला मत लगाओ, आपको पता चल गया कि ये उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पर है, और सेंटर ऑफ मास उनकी लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास में डिवाइड करता है। तो ये यहां से मेरे पास, अगर ये मेरा m1 है और ये m2, तो जिस हाइपोथेटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं वो यहां पर है, देखो इस लाइन पर, यहां कहीं पर है, इसके अलावा और कहीं तो नहीं हो सकता। m1 से दूरी, m2 से दूरी d2, और रिलेशन क्या है, m1 d1 इक्वल्स टू, तो सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट मासेस इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर। तो मुझे ये बताओ, अगर m1 ज्यादा हो, अगर, अच्छा पहले ऐसे बात करते हैं, अगर m1 m2 बराबर हो तो कहां आएगा सेंटर में, एग्जैक्टली मिडल ऑफ दिस। लेकिन मेरे पास अगर m1 m2 में सपोज m1 बड़ा है, तो अगर m1 बड़ा है तो d1 छोटा होगा। इसका मतलब जो मास ज्यादा है उसके नियर होगा, और जो मास उससे थोड़ा दूर होगा। समझ गए? तो इस फॉर्मूले से जब आप निकालोगे तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे होता है, और उनकी लाइन ज्वाइनिंग में इस तरह से होता है कि वो लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास क्या करता है, डिवाइड करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हैवियर मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास उसके पास में होगा, और जो लाइटर मास होगा उससे दूर होगा। बात समझ गए? तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, आप यहां से एस्टिमेट। और अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए ना, तो देखो मेरे पास ये m1 है, मान लीजिए मैंने m1 से m2 के बीच की दूरी को d कहा, तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, और एक रिलेशन क्या है, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2।
and another relation is your d1 plus d2 equals to d. तो यहां से मेरे पास आएगा d1 plus d2 कितना, d2 को d1 के टर्म में रखो, m1 d1 by m2 equals to d. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आएगा d1 into 1 plus m1 by m2 equal to d. This implies your d1 is how much, m2 d upon, बोलो, m1 plus m2, ये आएगा d1. तो ये पहले से दूरी आ गई, और अगर ये d2 हो तो डायरेक्ट लिख दो, will be what, m1 d upon, यहाँ रख दो d1 को, यहाँ d1 रखने पे d2 आ जाएगा, तो that is m1 d upon. तो अभी तक आप जो सीखे हो लाइफ में, पहली बार आप पढ़ रहे हो सेंटर ऑफ मास, तो अब आपको इतना तो पता चल गया है कि 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी पे होता है, 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ उसके लाइन जॉइनिंग के किसी बीच में होता है, और वो इस तरह से होता है कि लाइन जॉइनिंग को इनवर्स रेशियो मास डिवाइड करता है. तो पहले ये सारा पॉइंट लिखिए, फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं. पहले इधर नोट कर लो, देन इसको नोट करिए. अब कुछ तो खास बात होगी इस पॉइंट की, तभी पढ़ा रहे हैं. हाँ, जीरो के ऊपर, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा, तो अगर ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो जीरो के ऊपर मुझे वेक्टर लगाना चाहिए टेक्निकली. तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ऑनलाइन में कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर के पास कैसे होगा. तो मुझे बताइए, ये सेंटर ऑफ मास है, ये m1 है, आपको पता है m1 इंटू डी1 इक्वल्स टू m2 इंटू डी2. तो अगर m1 m2 से बड़ा हो, m1 बड़ा हो, तो क्या इसका मल्टीप्लायर कम होगा? तभी तो ये चीज बराबर आएगी. तो अगर m1 m2 से बड़ा है तो d2 d1 से कैसा होगा बताओ भाई. अगर m1 बड़ा है तो d1 छोटा होगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन बराबर आ सकता है. तो देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई, सिंपल है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला. एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास. और अभी हमने एक प्रॉपर्टी का पता किया है कि जिस पॉइंट को आप ढूंढ रहे हो वो पॉइंट 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए कहां आएगा. ये इस चीज का रिलेशन डिफाइन करा है कि जैसे m1 तो है मास, और d1 क्या चीज है, r1 माइनस आरसीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और r1 माइनस आरसीएम का मैग्नीट्यूड ये है, देखिए, समझ रहे हो. तो सेंटर ऑफ मास ऐसी लोकेशन पर है जहां से r1 माइनस आरसीएम जो है उसका मैग्नीट्यूड, मैंने कहा कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, और d2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2. हाँ, इक्वल होगा. ये इक्वेशन से ही ला रहा हूं मैं सामने आपके. क्लियर? इस डायग्राम में आप यहां से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसे दिखाना चाहो दिखा दो. हमने एग्जैक्ट पॉइंट ही ढूंढ के निकाल दिया कि वो कहाँ है. कौन सा, ये वाला, ये
हाँ नहीं होगा। देखो ये कह रहे हैं कि सर अगर इस माइनस को अंदर भेज दें तो डेफिनेटली इस वेक्टर को फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आरसीएम माइनस आर टू, लेकिन मॉड में तो वो वही रहेगा, आया ना, मॉड में तो वही रहेगा। लेकिन फिर जब आरसीएम माइनस आर टू लिखोगे तो फिर वो वेक्टर ऐसा हो जाएगा, इधर होने की बजाय उधर, तो फिर हम दोनों को पैरेलल बोलना शुरू कर देंगे। बात समझे कि नहीं? तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे भी आप करोगे आ जाएगा। तो हमने सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस लेकर एक इधर और एक इधर, हमने कहा दोनों तरफ ऐसे होगा पार्टिकल्स, और सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है अभी तक की? ठीक है, तो अब रिमार्क लिखिए। हाँ डी पता होना चाहिए बिल्कुल। अभी हमने क्या बोला कि मान लो डी दिया हुआ है तो डी के रेस्पेक्ट में ये वैल्यूज आएंगी, हाँ या ना? डी आपको हम देंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ हाइड करेंगे, M1 M2 भी देंगे, डी भी देंगे, तब आप पता लगाओगे कि कहां पर है। क्लियर? अब यहां पे रिमार्क लिखिए। वो फॉर्मूला निकालने के लिए था, वो मेन चीज है, और ये भी मेन चीज है। सपोज मान लो मैंने कोई पोजीशन वेक्टर पूछ लिया तो यहां से निकालना इस फॉर्मूले से, और अगर मैंने पूछा कि M1 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, M2 से कितनी दूर है, तो फिर उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? तो पहले स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम, center of mass of 2-point mass system is on the line joining of 2-point masses and center of mass divides the line joining, and the center of mass divides the line joining in inverse ratio of their mass, in inverse ratio of their mass। दोबारा बोल रहे हैं, center of mass of 2-point mass system is on the line joining of 2-point masses, ठीक है, and center of mass divides the line joining in inverse ratio of their mass। समझ गए? ठीक है, तो अगर एक मिनट, अगर पॉइंट मासेस इक्वल मास के हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? मिड पॉइंट पे। कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। और अदरवाइज आप कह सकते हो कि जो मास ज्यादा हैवियर होगा उसके नियर अबाउट होगा। तो नीचे पॉइंट लिख लो, center of mass will be nearer to the center of mass will be nearer to the heavier mass। अच्छा ये लिखाने की जरूरत नहीं है, इक्वल है तो मिड में होंगे। ठीक है, अब आप कुछ पूछ रहे थे।
ये बेटा इनवर्स में क्यों होते हैं मैंने कहीं से भी नहीं बताया, मैंने ये फॉर्मूला डील कर रहा था तो मुझे पता चला कि m1 का मल्टीप्लायर d1 था और m2 का मल्टीप्लायर d2 था और ये दोनों क्वांटिटीज बराबर है, तो यहां से मुझे पता चलता है क्या m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। ये मुझे डायरेक्ट नहीं पता चला, इस फॉर्मूले से पता चला है। यस और नो? और यहां से अगर मैं d1 बाई d2 लिखता हूं तो वो m2 बाई m1 है क्या? देखो d1 अपॉन d2 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय, तो क्या आपको लग रहा है ये d1 जो d2 है ये रेशियो ही तो बता रहा है कि उस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एंड दैट रेशियो इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। याद रखना कुछ भी हम हवा में नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ एक इक्वेशन हवा में आई है, कौन सी? RCM इक्वल टू m1 r1 m2 r2 डैश डैश, लेकिन उसके अलावा जो भी हम बात कर रहे हैं आप सब लॉजिकल होंगे, यहाँ के बाद सारी बातें लॉजिकल होंगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपसे लोकेट करने के लिए तो आप निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहें तो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके निकाल लेना, और अगर रिलेटिव में डिस्टेंस पूछे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो फटाफट मुझे बताइए अगर ऐसी सिचुएशन है, देखो अगर मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट मास है m मास का और एक दूसरा पॉइंट मास है 4m मास का, ओके, और इनके बीच की दूरी सपोज l है, तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ COM, डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम 4m, कहां से बताना है? तो अब मैं पोजीशन वेक्टर नहीं पूछ रहा हूं, अब क्या पूछ रहा हूं? सेंटर ऑफ मास 4m से कितनी दूरी पे है। कितने लोगों को समझ में आता है कि 4m से पास में होगा? क्लियर? ओके, तो यहां कहीं होगा, एक मिनट इधर देखो, अब एग्जैक्ट पता लगा रहे हैं, इसको मैंने कहा d1 और ये व्हाट इज द रिलेशन? m1 d1 इक्वल्स टू, तो m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 रिलेशन होता है, m1 कितना m इंटू d1 इक्वल्स टू 4m इंटू d2, दैट मीन्स योर d1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ d2। आपसे मैंने d2 पूछा है क्या? एंड द सेकंड रिलेशन वुड बी d1 प्लस d2 इक्वल्स टू l, तो यहां से d1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा? 4d2 प्लस d2 इक्वल्स टू l, दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ d2 इज l बाय 5। तो ये देखिए सेंटर ऑफ मास यहां से l बाय 5, तो यहां से कितना? 4l बाय 5, और देखिए जितना हैवियर मास है उतना उसके पास जाता जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट इसको ऐसे याद रखो कि एक कॉन्सेप्ट ये हो गया और दूसरा d1 प्लस d2 जो है वो l के बराबर है, उन दोनों से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फॉर्मूला, अब ये भी अगर हम रट के जाएंगे और कोई गलती हो गई मान लो m2 m1 की, तो डायरेक्ट यहां से करेंगे ना। देखिए आपको 4 पॉइंट मासेस गिवन है, एक यहां पे, ये 4 पॉइंट मासेस है, ठीक है। देखो यहां पर है ना 4 पॉइंट मास है और मेरे पास इसका मास m है, इसका 2m है, इसका 3m है और इसका 4m, ओके, और ये एक स्क्वायर पे रखे हैं, ये चारों मिलके क्या बनाएंगे? ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं और स्क्वायर का जो साइड है वो a है, ओके। आपको बताना है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ
ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, COM ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द M पॉइंट मास। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए 4 पॉइंट मासेस दिए हुए हैं। अच्छा, अभी तक की थ्योरी से आपने क्या पढ़ा हुआ है? 2 का तो डायरेक्ट पता है, लेकिन n का तो फॉर्मूला पता है, लेकिन वो फॉर्मूले में क्या पता है आपको? पोजीशन वेक्टर्स पता है, या आप कह सकते हो XCM, YCM और ZCM पता है। तो मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने कहा पहले वो हाइपोथेटिकल पॉइंट कहाँ है वो पता लगा लो, लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए? डिस्टेंस, कहां से? M से, ठीक है। अब आप देखो, इसका सेंटर ऑफ मास आप निकालने के लिए जाओगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो फॉर्मूला है M1 R1 M2 R2 M3 आते उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं कोऑर्डिनेट भी तो रखना पड़ेगा। तो एक मिनट, कोऑर्डिनेट रखना आपकी चॉइस है। आप कहते हो सर मैं यहां रखूंगा, तो यहां से उनके कोऑर्डिनेट निकालने में हालत खराब हो जाएगी क्या? हाँ या ना? तो हम आसानी से रख देते हैं ले जाके, ताकि इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने में हमें दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, ये जो M है ना, M और 2M को ज्वाइन करते हुए इसको बना दिया x एक्सिस और इसको y एक्सिस। अभी देखना, x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद इनके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो इसका साइड A है क्या? चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं। तो M अब ओरिजिन पे आ गया है, ओके। 2M x एक्सिस पर है A, 0, इधर 3M A, A और 4M 0, A। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गया। अच्छा, इसका क्या फायदा मिला पता है? Z सबके 0 है, तो ZCM निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या निकालें? XCM, और आप चाहो तो R वेक्टर करके सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर यूज कर सकते हो, या फिर मैं XCM और YCM निकाल रहा हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला XCM? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस कितने हैं? M4 X4 अपॉन ओके। अब देखिए, मुझे एक्सीएम निकालना है ना, तो एक्सीएम सबसे पहले 1 by 1 लेते हैं। पहला पार्टिकल कौन सा है? M, M है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2M, इसका कोऑर्डिनेट कंफर्म प्लस 3M, x कोऑर्डिनेट A प्लस 4M, 4M का x कोऑर्डिनेट। डिवीजन में कौन आता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम M, 2M प्लस 3M। बिल्कुल फोकस रहना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं और सब लॉजिक से आएंगे, तो कहीं भी आपको इमोशनल नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए XCM दैट इज इक्वल टू, मेरे पास ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 5MA अपॉन 10M, दिस इज A by 2। देखो पहले तो मुझे किसका कोऑर्डिनेट मिल गया? क्या मिल गया? क्लियर? चलिए इसके बाद मुझे चाहिए YCM। YCM इज योर M1 Y1 प्लस M2 Y2 M3 Y3 M4। ठीक है, इसको लिखने में बिल्कुल आलस मत करना, अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इन चीजों को। अपॉन M1 प्लस M2 M3 M4। व्हाट इज योर YCM? M1 M, इसका y कोऑर्डिनेट सभी बोलेंगे ना, इधर 2M का y कोऑर्डिनेट प्लस 3M का y कोऑर्डिनेट 4M का अपॉन M प्लस 2M प्लस 3M 4M। यही है। योर YCM इज हाउ मच?
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7a/10। ओके, आपका एक्ससीएम भी आ गया और वाईसीएम। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने खुद ने रखा था और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या आया? उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास वो पॉइंट मिल गया है, वो हाइपोथेटिकल पॉइंट मिल गया जिसको हमने सेंटर ऑफ मास कहा है। वो कहां पर है पता है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो a/2 है और वाई कोऑर्डिनेट यहां कहीं पर है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। यहां से a/2 और ये, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या आया? 7a/10 ये आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लेकिन? m से किसकी डिस्टेंस? तो क्या ये आपका क्वेश्चन है? दिस इज द क्वेश्चन, यही ना? तो अब आप चाहो तो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, या डायरेक्ट ये a/2 हो गया और ये 7a/10। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम, अभी इन सब चीजों का मतलब निकलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम m, हाउ मच इज द डिस्टेंस m से? √ऑफ कितना? a/2 का होल स्क्वायर 7a/10। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई है ना कि इस क्वेश्चन में जो सेटअप दिया गया था उसमें आपने क्या पता किया कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, और मैंने दूरी किससे पूछी थी? m से। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे ही रख के सॉल्व करो, आप कहीं और भी लेके कर सकते थे, बट आपको ऐसा होना चाहिए कि बहुत इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से। अभी अगर आप ऐसे बोल दो कि सर ये मैंने x y z रख दिए, अब लो किसी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है? पता ही नहीं चल रहा आपको क्या कोऑर्डिनेट है, तो ना तो आप उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ पाएंगे और ना ही कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो हमने उसको अपने हिसाब से सेट कर दिया। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप, जो बोल रहे हो, जो आपके मन में आया है उसको मैं अभी लॉजिकल बात करेंगे। अभी तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अभी बात करते हैं। पहले ये बताओ इतना क्लियर है सबको? पहले ये नोट करिए, अब यहां से क्वेश्चन जनरेट होंगे आपके माइंड में और भी तरीके के, तो देखो क्या क्या है, पहले ये नोट कर लो। क्लियर? बहुत कंसंट्रेशन से लिखो। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कोऑर्डिनेट और भी कहीं रख के सॉल्व कर सकते थे। आपको लास्ट में m और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी बतानी है, वो सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इस चैप्टर में, अभी तो सुनो, अच्छा चलो नोट कर लो, पहले आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये कैलकुलेशन क्लियर है? एक बार बता दो। नहीं, वो तो होगा ही परपेंडिकुलर बेटा। इधर देखो, अरे एक क्वेश्चन आया कि ये परपेंडिकुलर हमने खुद से बनाया। एक बार बताओ कोऑर्डिनेट कैसे आप ड्रॉ करोगे? एक्स आओगे, फिर तो सीधा ही जाना पड़ेगा ना वाई के लिए। तो अगर मुझे a/2 और 7a/10 चाहिए, तो इधर तो a/2 हुआ और ये 7a/10। अच्छा अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इस चैप्टर की एक खास बात है, पता है क्या? मैं कोई बात आपसे पूछूंगा तो आप एकदम आराम से बोल दोगे यस सर। जैसे अभी मैंने एक बात बोला था कि चाहे कोई भी कैसे भी कैलकुलेट करे,
डिस्टेंस सेम ही आएगा। और आप लोगों ने क्या बोल दिया? ठीक है। नहीं, अब उसमें खास बात है, अगर आप मुझसे कहोगे तो मुझे अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो क्या सेम आएगा या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? एक बार सोच लेते हैं उस पर। तो अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी कोऑर्डिनेट ले ले, है ना, वो सेंटर ऑफ मास निकाल लेगा। पर मैंने कहा कि उसका एम से जो दूरी आने वाली है वो सबकी सेम आएगी। इवन अब मैं ये बात बताता हूं, एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन डेवलप करता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर ये सारे पॉइंट मासेस, चारों पॉइंट मास, अगर हम लोग यहाँ अलग अलग स्टूडेंट को फ्री कर दें कि आप कहीं भी एक्सेस ले लो, तो सब अपने हिसाब से एक्सेस लेके क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हम ये कैसे पता करें, सुनना ध्यान से, हम ये कैसे पता करें कि वो सभी स्टूडेंट जो है ना वो एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? क्या पता आपके कैलकुलेशन से और आपकी कैलकुलेशन से और आपकी कैलकुलेशन से जो पोजीशन वेक्टर निकले, क्या पता वो अलग अलग जगह आ रहा हो। तो मेरी बात, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल अटेंटिव रहो, पहले क्वेश्चन समझ लो, आंसर तो मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कि मैंने ये कहा कि इन चारों पॉइंट मास सिस्टम या कोई भी हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर मैं ये कहता हूं कि आप और आप और आप सब अपना अपना अलग अलग ओरिजिन लेके सॉल्व करो, तो क्या ये बात तो मानते हो कि सबका एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम अलग अलग आ जाएगा? तो हम ये कैसे मान लें कि आप सब सॉल्व कर, नहीं नहीं सही तो एक मिनट मुझे बोलने दो, आप सब सही निकाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि सभी यहीं पहुंचेंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो डेफिनेटली आरसीएम वेक्टर अलग आएगा, हाँ या ना? yes, लेकिन जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट सभी के लिए सेम है। तो इसका मैं आपको एक टेक्निकल प्रूफ दे देता हूं। टेक्निकल प्रूफ दे दो ना, मतलब ऐसे कैसे भाई, आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, सभी सॉल्व करके वहां पहुंच जाओ, तो सबको चेक करना पड़ेगा ना कि सर हम कहां पहुंचे, यस और नो? और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आप कहोगे कि सर हम सभी एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं। तो मैं एक ऐसा प्रूफ दे देता हूं जिससे ये साबित हो जाए कि आप लोग कोऑर्डिनेट अलग अलग लो, कोई बात नहीं, आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग अलग आएगा, लेकिन पोजीशन अलग अलग नहीं आएगी। पोजीशन अलग अलग नहीं आने का मतलब ये जगह यहां पर होनी चाहिए। इस जगह की लोकेशन पता है कैसी है? जैसे यहां से a/2 आगे और यहां से 7a/10 ऊपर, तो कोई भी सॉल्व करे वो यही आना चाहिए, चाहे आपका कोऑर्डिनेट यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कोऑर्डिनेट आपका सीओएम का अलग अलग आएगा, लेकिन जगह सेम ही आएगी। समझ में आई बात? तो देखो इसका एक सिंपल सा प्रूफ आपको बता देता हूं, आपको अभी रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग सब अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले भी लें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग आएगा, लेकिन जिस पॉइंट की बात हो रही है वो सब एक ही है। एक टेक्निकल प्रूफ देखो, ऐसा करते हैं हम दो स्टूडेंट ले लेते हैं, ओके? स्टूडेंट 1, ध्यान से समझना, देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं वैसे तो, ओके? मुझे एक बात बताइए, ये जो मेरा सिस्टम है ना, एक मिनट, बात नहीं एक इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। तो ये वाला पार्टिकल है ना M1 है, इसको मैंने कहा ये स्टूडेंट 1 है। स्टूडेंट 1 ने इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोला? याद रखना, मैं इसके लिए नहीं जनरल प्रूफ बता रहा हूं। देखो तो मेरे बताइए R1, R2, R3, R4 होगा, ठीक है? इस स्टूडेंट ने अपना आरसीएम निकाल लिया, इसने अपना आरसीएम कैलकुलेट कर लिया और कह रहा है कि सर ये है मेरा आरसीएम वेक्टर, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन टोटल मास। चलिए, स्टूडेंट 1 अपनी एक्सरसाइज कर चुका और उसने कहा सर मैंने ना ये कैलकुलेशन कर लिया है, मेरा सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है, ओके? ये स्टूडेंट 1 के लिए आ गया। अब मैंने एक और स्टूडेंट लिया, उसको कहा कि भाई उसका मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट यहां कहीं पर है। ये कौन है? स्टूडेंट 2। तो मुझे बताइए ये क्या कहेगा? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा बड़ा बनाने दे तो पीछे वालों को नहीं दिखेगा। ये मेरे पास, ये मेरा सेकंड स्टूडेंट है, ध्यान से समझना। इसने क्या कहा कि सर मेरे लिए ना ये आएगा पोजीशन वेक्टर R1 डैश।
मुझे बताइए इसके लिए R1 R2 R3 R4 सब बदल के R1 डैश R2 डैश R3 डैश R4 डैश हो गए। ओके, तो ये कहेगा सर मेरे लिए RCM डैश आएगा। हाउ मच? M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश। ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि होता क्या है। M1 प्लस M2, और जो मैं प्रूफ दे रहा हूं वो प्रूफ जनरल है, कहीं भी लगाओ काम करेगा। चलिए, दोनों ने अपना अपना सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया। ये कह रहा है सर मैं इसको रीड करके पहुंच जाऊंगा, ये कह रहा है सर मैं अपने सिस्टम में RCM डैश को रीड करके पहुंच जाऊंगा, और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों एक ही जगह पहुंचे तो हमारे लिए अच्छा होगा, या हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले का जो ओरिजिन है वो किसी R0 वेक्टर पे है। ओके, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं R0 वेक्टर प्लस R1 डैश इक्वल्स टू, ध्यान से, इसी तरह से अगर दूसरा हो R2 के लिए बात करें तो यही रिलेशन क्या होगा, R0 वेक्टर प्लस R2 डैश इक्वल्स टू, भाई यहां सिर्फ R1 ही नहीं है, R2 भी है, R3 भी है, सभी की बात हो रही है। वो तो इतने सारे बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने सिर्फ R1 और R1 डैश बनाया। तो क्या R1 और R1 डैश में ये रिलेशन है, R0 प्लस R1 डैश इक्वल्स टू R1, यस और नो? ऐसे ही R2 के लिए, ऐसे ही सभी के लिए हो जाएगा। तो मैंने क्या किया पता है, ये जो सेकंड स्टूडेंट है ना, इसकी कैलकुलेशन में मैंने R1 डैश R2 डैश R3 डैश को रिप्लेस किया इससे। बताइए R1 डैश कितना, R1 माइनस R0 वेक्टर। ओके, व्हाट इज योर RCM डैश? दैट इज इक्वल्स टू M1 R1 डैश, दैट इज R1, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो क्या, प्लस M2 R2 माइनस ये मैंने किस में रिप्लेस कर दिया पता है, सेकंड स्टूडेंट के कैलकुलेशन में। ओके, ये पता लगाने के लिए कि क्या दोनों एक ही जगह पर बात कर रहे हैं या अलग अलग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज माय RCM डैश? पहले बताओ, पहली टर्म लेना M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस, इन सबको बाहर निकालो, डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्या ये RCM आएगा? फिर मैंने लगाया माइनस, फिर मैंने यहां देखा M1 R0 M2 R0, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आएगा M1 R0 प्लस M2 R0 प्लस M3 R0 एंड सो ऑन। तो क्या R0 कॉमन निकाल दूं एंड टोटल मास, और जैसे मैं इससे डिवाइड करूंगा आई विल गेट दिस। क्लियर? चलिए, तो एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास। अब देखना यहां से एक चीज निकल के आएगी, क्या? RCM डैश और RCM में रिलेशन आ गया। कैसा? RCM डैश प्लस R0 वेक्टर इक्वल्स टू RCM। अब इधर देखो, दोनों स्टूडेंट्स ने ना अपना अलग अलग क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास। अभी वो नहीं पता कर पा रहे थे कि वो एक ही है या नहीं, तो अभी हम देखो प्रूव करते हैं। मुझे एक बात बताइए, पहला स्टूडेंट, मैं थोड़ा डायग्राम अलग बनाता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये फर्स्ट स्टूडेंट है हमारा, इसने कहा कि सर मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मैं ढूंढ के यहाँ पहुंच गया, तो उसने इसको क्या नाम दिया? RCM। बोलो। फिर हमने कहा हमारा दूसरा स्टूडेंट ये है, ओके, और उसके लिए R0 वेक्टर है, यस और नो? ओके, अब हमारा जो दूसरा स्टूडेंट है ना, वो सेंटर ऑफ मास को कह रहा है RCM डैश। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों अलग पॉइंट पे हैं। तो मान लीजिए आपका दूसरा स्टूडेंट है ना, वो कह रहा है कि सर मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। एक मिनट, तो वो कह रहा है सर मेरा RCM डैश ये है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये पॉइंट एग्जैक्ट इसके ऊपर हो तो R0 वेक्टर प्लस RCM डैश इक्वल्स टू RCM वेक्टर। तो RCM डैश प्लस R0 इक्वल्स टू,
ये कैलकुलेशन ये बताता है कि आरसीएम डैश और आरसीएम में क्या रिलेशन है, कि आर नॉट वेक्टर प्लस आरसीएम डैश इक्वल्स टू, तो इसको यहीं रखूं या वहीं पहुंचा दूं? मुझे अब जाके पता चला जो आपको पहले लग गया था कि हाँ सर क्या कहते हैं हो जाएगा। ये चैप्टर ऐसा ऑब्वियस है, कई बार लगता है क्योंकि नाम भी बहुत अजीब है, सेंटर ऑफ मास, तो देखने में लगता है हाँ सर बीच में ही कहीं होगा, सेंटर है कहीं बीच में ही होगा। तो ऐसे क्या है लॉजिक, इसमें लॉजिक बहुत है। तो इससे आपको क्या समझ में आया मुझे ये बताओ, मैं बताता हूं। अगर अलग अलग सुनो, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालेंगे, लेकिन उनका पोजीशन वेक्टर अलग आएगा सेंटर ऑफ मास का, लेकिन पोजीशन अलग नहीं आएगी, वो जहां पहला वाला पहुंचेगा वहीं। तो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, इसमें आप लोग कोऑर्डिनेट कहीं भी ले लो, कोऑर्डिनेट कहीं भी ले लो, लेकिन सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वहीं आएगी। तो पता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नहीं, इसको ऐसे कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो एक फिक्स्ड पॉइंट है। जैसा कि आपने पिछले में क्या देखा था, m 2m 3m 4m में यहाँ a/2 और 7a/10 पे आया था। तो इस बेस के इधर इन दोनों के बीच में और ऊपर कितना, तो वो कोई भी सॉल्व करे उस सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो वहीं आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से पोजीशन वेक्टर अलग अलग आ सकता है। ये प्रूफ आपको नहीं लिखना है, ये हम लोगों के लिए है, पढ़ाने वालों के लिए। तो आप कन्विंस हो गए मेरी बात से? तो आज से एक बात ये भी ध्यान रखना कि आप लोग सब कोऑर्डिनेट अलग लोगे तो पोजीशन वेक्टर अलग आएगा, लेकिन पोजीशन सेम आएगी। जिस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, मतलब पोजीशन का मतलब जहां आप पहुंचोगे वो जगह। तो एक स्पेशल रिमार्क लिखे, एक मिनट अभी लेते हैं आपका डाउट। ये नहीं लिखना है, ये सब लिख के क्या करोगे? ये तो यार बहुत मेहनत से निकाला है। देखो ये आपके काम का नहीं है, आपको जो फील आ गई थी ना पहले कि हाँ सर होगा, वो एक्चुअल में नहीं आनी चाहिए थे। वो यहां से अप्रूव होता है कि अलग अलग स्टूडेंट के लिए आर वेक्टर अलग आ सकता है, बट तो लिखो द पोजीशन ऑफ अ, ऐसे लिखो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ रिमार्क है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of a system of particle the position of center of mass of a system of particle is fixed relative to the system। ये रिलेटिव टू सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? जैसे m से दूरी क्या आई, 2m से कहां आया, 3m से कहां है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहां है। इस प्रूफ से आपको समझ में आता है कि दो अलग स्टूडेंट्स आर वेक्टर अलग निकालेंगे, आरसीएम वेक्टर, लेकिन वो दोनों पॉइंट जिसकी बात कर रहे होंगे वो सेम ही होगा। आप भी सेंटर ऑफ मास से निकाल रहे हो और आप भी सेंटर ऑफ मास से निकाल रहे हो, और वो एक फिक्स्ड पॉइंट है जो हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ऑब्वियस सी चीज है, पता है क्या है, जो आपको लगेगा कि यस सर अभी आपने m 2m 3m 4m और यहां आया था क्या सेंटर ऑफ मास। तो अब मैं बोलूंगा कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक मिनट तरीके से आवाज लगाओ, नहीं तो अब इधर एक मिनट सुन लो। अब क्या है, मैंने थोड़ा आपको लॉजिकल बना दिया तो अब हाँ ना करोगे आप। अगर मैं इमोशनली पढ़ा रहा होता तो आप लोग यस कर देते। तो मेरा ये कहना है, पहले तो घिरा हुआ वर्ड समझो। किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास अपने सिस्टम से सराउंडेड रहता है। पहला स्टेटमेंट तो लिख लो, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं मैथमेटिकली। लिखो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, the center of mass of a system of particle is surrounded by the system of particles।
is surrounded by the system of particles. Center of mass of a system of particle is surrounded by the system of particle. ठीक है, अब इधर देखना, ये 4 पार्टिकल हैं। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सराउंडेड पोजीशन है, मतलब इसके चारों तरफ जो सिस्टम है वो घेरा हुआ है। आप ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और कुछ लोग पीटने आए, आई एम सराउंडेड और नॉट? यहाँ खड़ा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल बात है। वैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, मुझे लग रहा है आई एम सराउंडेड बाय ऑल ऑफ देम। सेंटर ऑफ मास में आपको यही देखना है कि सिस्टम जो है सेंटर ऑफ मास को घेर के रखेगा। अभी अगर मैं ये कहूं कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इज इट सराउंडेड? क्योंकि सिस्टम इधर रह गया और वो बाहर है। अब क्या होगा, नाम है सेंटर ऑफ मास, तो आपको लगेगा नहीं सर ऐसा मत करो, बाहर मत निकालो, ये कहीं अंदर ही होगा, क्योंकि नाम का भी तो हमें मर्यादा रखनी है ना। नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास, लेकिन इट इज अ लॉजिकल कि एक अंदर कैसे आएगा। ठीक है, तो सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इवन मैं आपको बताता हूं, ये 4 पार्टिकल ऐसे थे। अगर मैं ये कहता हूं कि सेंटर ऑफ मास यहां है तो ये भी गलत बात है। इट इज नॉट ऑल्सो, इट इज नॉट सराउंडेड ओवर हियर, क्योंकि 2 तो ऐसे हैं बाकी पीछे है, तो घिरा हुआ कहाँ है बताओ? ये यहाँ है ना सेंटर ऑफ मास, तो ये इसके पीछे के साइड में है, सब इधर है या पीछे है, तो ये सराउंडेड नहीं है। सराउंडेड होने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे कर दें। तो अब ये जो बात आपको लग रही है इट्स वेरी मच ऑब्वियस, ये ऑब्वियस नहीं है, इट हैज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। इधर देखिए, मेरे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये लिखना नहीं है, बस आपको समझना है, मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया। व्हाट इज द रिलेशन? m1 r1 वेक्टर, ध्यान देना 10 मिनट बचा हुआ है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन से। अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, देखो मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको थोड़ा देखना, मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूं। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा, इसको उसके उसमें मतलब सब्जेक्ट को सीखो, एग्जाम फेस करना आपको। ये प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। तो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर बताइए, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आरसीएम m1 आरसीएम m2। अच्छा, अगर इधर ले आए तो m1 कॉमन लेके r1 माइनस आरसीएम, तो फर्स्ट इक्वेशन वुड बी m1 r1 माइनस प्लस m2 r2 माइनस आरसीएम। कितना समझ गए? डैश डैश mn rn माइनस, दैट इज इक्वल्स टू, ये 0 आना चाहिए। ये मैं कहीं और नहीं, इस इक्वेशन को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक छोटा सा और पॉइंट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं m1 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ताकि ये जो मल्टीप्लायर्स है ना, ये मास ना होकर ये कोई नंबर बन जाए। जब ये मास है ना, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को m1 से डिवाइड करूं तो ये m2 बाई m1 प्लस इधर क्या होगा m3 बाई m1 r3 माइनस, ये लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझना है, एंड सो ऑन। ये सारे आगे, ये मैंने ऐसे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक बात बताओ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, r1 माइनस आरसीएम इज द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास टू 1, r2 माइनस आरसीएम द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास टू 2, ये सेंटर ऑफ मास टू 3, ये सेंटर ऑफ मास टू NH। ओके, सपोज यू हैव, एक एक चीज समझना, हर एक चीज का मीनिंग है। सपोज मैंने आपको 4 पार्टिकल या 5 पार्टिकल या 10 पार्टिकल कोई सिस्टम दिया, मैंने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मुझे पता चला कि कहीं पे है, मैंने मान लिया कि ये बाहर है, ये मेरा एजम्पशन है, मैं अभी अपने आप को रॉन्ग प्रूव करूंगा यहाँ पे कि यहाँ नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये आपका पार्टिकल m1 है, इज इट योर r1 माइनस आरसीएम? कंफर्म? ओके, अब इधर देखना, ये आपका पार्टिकल m2 है,
मैंने ये वेक्टर बनाया क्या, R2 माइनस, अच्छा टेक्निकली R2 माइनस RCM का एक मल्टीप्लायर है, क्या है, M2 बाई M1। तो मुझे बताइए क्या इसमें R2 माइनस RCM ऐड हो रहा है या उसमें मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर। क्या ये मल्टीप्लायर एक पॉजिटिव नंबर है? When a vector multiplied with a positive number, then its magnitude only change, direction remains। तो सपोज M2 बाई M1 1 से बड़ा हो तो क्या मैं इस वेक्टर की लेंथ और बढ़ा दूं, डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो मैं इसकी लेंथ कम ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया टेक्निकली इसका लेंथ कम ज्यादा करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन M2 बाई M1। कंफर्म? ओके, दिस इज योर थर्ड पार्टिकल, दिस इज व्हाट, R3। देखो जब बताते हैं तो पूरा बताना है, प्रूव तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन क्या इसका मल्टीप्लायर M3 बाई M1 है? इस मल्टीप्लायर से इस वेक्टर का लेंथ कम ज्यादा होगा, डायरेक्शन में कोई नहीं। तो मुझे बताइए ये वेक्टर आ गया ये, फिर ये वाला वेक्टर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बन गया, तीसरा वेक्टर भी बन गया, चौथा वेक्टर भी बन गया। कितने लोगों को दिख रहा है कि अगर ये सारे वेक्टर, एक मिनट, इस तरह से है, अगर आपका सेंटर ऑफ मास बाहर है तो ये सारे वेक्टर ऐसे हैं, यस और नो? इनका वेक्टर सम जीरो नहीं आ सकता, इनका वेक्टर सम जीरो। इसको टेक्निकली कैसे बोलते हैं ये भी सुनो। अगर आप कुछ वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो कहते हैं, इसका मतलब होता है उसके सारे कंपोनेंट जीरो आने चाहिए। जैसे अगर आपके पास 5 वेक्टर का वेक्टर सम जीरो है तो आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेंगे वो भी क्या आएंगे, अगर आप मुझे इस पूरे डायग्राम में आप ये कहो कि सर ये लाइन ले लो, क्या आपको लग रहा है सबके कंपोनेंट आ रहे हैं, दे ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या सबका वेक्टर सम जीरो आएगा? तो ये संभव, मैंने माना था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बाहर है, सिस्टम से बाहर है, तो उससे क्या होता है R1 माइनस RCM, R2 माइनस RCM, R3 माइनस RCM, इनके मल्टीप्लायर भी ले लिए मैंने। तो इनसे मुझे क्या पता चला कि वेक्टर इस तरह से हैं, तो इनका वेक्टर सम जीरो नहीं आ सकता। वेक्टर सम जीरो तब आता है जब वेक्टर ऐसे चारों तरफ फैले हों, यस और नो? तो नाउ दिस इज योर सिस्टम। सपोज मैं तो 4 ही दिखा रहा हूं, मैंने यहां रख के पूछा सेंटर ऑफ मास हो सकता है, क्योंकि ऐसे वेक्टर्स का सम जीरो। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लायर यूज कर लिए मैंने। चलिए अगर सपोज हम एग्जैक्ट नहीं बात करें, अप्रोक्सीमेट लोकेशन की बात करें, मैंने कहा यहां, यही है ना इनके मल्टीप्लायर्स। अच्छा इनके जो भी मल्टीप्लायर है मल्टीप्लाई कर दो, क्या यहाँ COM हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से रखा है, इधर देखो, अगर आप मुझे इधर जोड़ने कहोगे इन सब का वेक्टर एडिशन जीरो आ जाएगा, इधर कहोगे, याद रखना जीरो वेक्टर अगर है तो उसका हर तरफ कंपोनेंट क्या आना चाहिए, जीरो। तो इधर देखिए 1 2 3 4, बताओ यहां सेंटर ऑफ मास हो सकता है? क्योंकि एक मिनट, 1 2 3, ये अप्रोक्सीमेट हम देख रहे हैं कि वेक्टर्स एक ही तरफ है, बताओ, तो इनका वेक्टर सम जीरो। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर दूं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी सुन लो, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कुछ स्पेसिफिक किए हैं और मैंने इसमें तीन पॉइंट्स आपको, अभी 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि एक तो कोऑर्डिनेट कहीं भी लेके सॉल्व करिए तो प्रॉपर लोकेशन जो है वो सबके लिए सेम आएगी। दूसरा मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिस्टम से क्या होता है, सराउंडेड होता है। हाँ थोड़ा जोर से बोलना। अरे ऐसा किसने पढ़ा दिया अरे उससे कोई मत, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, पार्टिकल का क्या होगा वो तो बाद की बात है। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, इट्स अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। ये हाइपोथेटिकली एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, वो बात अलग है कि इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। तो अभी इसमें पार्टिकल का कोई रोल नहीं है, ओके। तो अभी आपका जो
एक मिनट, अभी आपको क्या करना है, घर पे जाके जो मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान से सोचना है एक बार। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर 1-2 लेक्चर के बाद होमवर्क आएगा। एक मिनट बात बंद कर दो, उससे टाइम आपका कम वेस्ट होगा। हाँ किसका? हाँ मैंने, हाँ नहीं एक मिनट, देखो आपने क्वेश्चन तो जनरेट करने की कोशिश की है, लेकिन आप क्या पूछ रहे हो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आप ओरिजिन की बात कर रहे हो क्या? नहीं एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। हम ये एक्सिस नहीं ले रहे हैं, हम एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इनका वेक्टर सम 0 आ सकता है कि नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो। हाँ हाँ तो वो आ सकता है। अरे बात नहीं, अगर उस 7a/10 वाले में सपोज आप ये कह दो कि सर मैं a/2 वाली जगह ओरिजिन लूंगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 आ जाता, सिर्फ y कितना आता? 7a/10, लेकिन उसकी लोकेशन तो वही रहती, लोकेशन में कोई चेंज नहीं है। आ जाओ बाहर आ जाओ। थैंक यू फॉर टुडे।